Good morning, my dear students. Myself Saurabh Srivastava, and today I am going to teach you history. Chapter number one. Name is Nationalism in Europe or the rise of nationalism in Europe. Okay, and today I am going to teach you history. And history में chapter one, the rise of nationalism in Europe. हम लोग पढ़ेंगे. I have already studied in class 9 the French Revolution. The French Revolution also a part of Europe. Okay, it means the rise of nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe. Firstly, we will discuss about the French Revolution. What is the condition of French Revolution during that time, and what is the condition of whole Europe during the French Revolution? Okay, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आज हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फ्रांस जहाँ पे सबसे पहले चेंजेस आए थे उसको लेकर के लोगों में किस तरह के सोच थे जो फ्रांस में हुआ, क्या वो पूरे यूरोप में फ्रांस के बाद हुआ या उससे पहले हुआ, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. So today's topic I am going to discuss in front of you that the French Revolution and the idea of nation. देखिए, सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही आइडिया ऑफ नेशन की शुरुआत हुई. मतलब एक देश एक राष्ट्र. इसका मतलब कि जो एक ही देश में अलग अलग राजा अलग अलग टेरिटरी पे राज करते थे, या एक ही देश में अलग अलग राज्य थे, उस राज्य पे अलग अलग राजा थे और सब अपने आप को इंडिपेंडेंट मान रहे थे. तो फ्रांस की क्रांति ने यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सबसे पहली बार आइडिया ऑफ नेशन मतलब एक राष्ट्र एक नेशन की आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, न सिर्फ अपनी कंट्री में बल्कि ऑल ओवर यूरोप एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में. सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ही ये चीज़ें शुरू हुई. आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे. आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है बट गाइज आप घबराइए मत, ठीक है. बिल्कुल क्लास को एंजॉय कीजिए. बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने. ओके, लिसन केयरफुली. मैं लाइन बाय लाइन बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर आप बुक लेके बैठेंगे तो शायद आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है. तो आप बुक लेके बैठें जब भी इस वीडियो को देखें तो, ठीक है. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. मतलब सबसे पहले आइडिया ऑफ नेशन की शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था वहां से होता है. फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वुड अ फुल-फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्च. आपको याद होगा क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि कैसे 1789 से पहले फ्रांस एक मोनार्की के अंडर था. इट मीन्स लुई 16, याद होगा आपको, लुई 16 के अंडर था और उससे बाहर निकलकर वहां पे डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है. ओके, और तब the political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen. देखिए इस लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. क्या है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. तो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, मतलब पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, ठीक है. इट मीन्स द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस फ्रांस के क्रांति के बाद यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो पावर एक मोनार्की के पास थी, अब वो पावर किसके पास चली गई. तो सोवरेनिटी ऑफ पावर, सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू द फ्रेंच सिटीजन, यानी कि मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन को पावर ट्रांसफर कर दी गई. इट मीन्स फ्रांस में पहली बार एक मोनार्की को हटा करके, मतलब राजतंत्र को हटा करके और गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है. मतलब लोगों का शासन लोगों के लिए, लोगों पर, ऐसा कहा जाता है. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. रेवोल्यूशन क्रांति में यानी कि फ्रांस के रेवोल्यूशन में ये बात की गई कि फ्रांस के लोग ही फ्रांस का फ्यूचर और फ्रांस की नियति तय करेंगे. ऐसा बोला गया फ्रांस के रिवॉल्यूशन के दौरान कि फ्रांस के लोग ही फ्रांस की नियति और फ्रांस का फ्यूचर तय करेंगे, ठीक है. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू में द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग टू द फ्रेंच पीपल. शुरू में
फ्रांस की क्रांति के कारण कई तरह के मेजर्स और प्रैक्टिस देखने को मिले जो फ्रांस क्रांति के कारण उत्पन्न हुए थे। द आइडिया ऑफ ला पैत्रे, ला पैत्रे का मतलब होता है पितृ संपत्ति, मतलब फादर्स की प्रॉपर्टी। तो ला पैत्री, द आइडिया ऑफ ला पैत्री, द फादरलैंड एंड द लेसेटियन, लेसेटियन का LECITOYE, लेसेटियन का मतलब होता है द सिटीजन ऑफ फ्रांस, emphasizes the notion of a united community enjoying equal right under a constitution। ला पैत्रे और सिटीजन्स दोनों को ही एक फ्रांस के एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया ताकि सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किया जा सके। ओके, a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard। एक नया फ्रांस का झंडा जिसमें 3 रंग थे उसको एडॉप्ट किया गया शाही झंडे को हटा करके, मतलब राजा को जो झंडा था उसे हटा करके 3 रंगों वाले एक झंडे को एडॉप्ट किया गया। ठीक है, अ न्यू द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। जो स्टेट जनरल थे अब फ्रांस के सिटीजन उनको इलेक्ट करते थे। कौन इलेक्ट करता था? फ्रांस के सिटीजन अब उनको इलेक्ट करते थे। ओके, ओके, फ्रांस के सिटीजन उनको इलेक्ट करते थे। आई होप गाइस आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, तो और यही एक्टिव सिटीजन बाद में मतलब स्टेट जनरल ही मिलकर के क्या बनाते थे? तो स्टेट जनरल ही मिलकर के नेशनल असेंबली को बनाते थे। नेशनल असेंबली को हमारी कंट्री में पार्लियामेंट बोला जाता है और फ्रांस में नेशनल असेंबली बोला जाता है। आई होप गाइस आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप क्लास को एंजॉय कीजिए, बुक लेके बैठेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो फिर ओके, वॉच दिस वीडियो विथ योर बुक। ओके, बुक के साथ इस वीडियो को देखने की कोशिश करें, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, नई नई चीजें बनने लगी। ओथ्स, शपथ लिया गया। मार्टिर्स कमांडेड ऑल द नेम ऑफ द नेशन, और सब कुछ किया गया सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पे? एक राष्ट्र के नाम पे, एक नेशन के नाम पे। मतलब अब किसी राजा के लिए कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि कोई भी काम अब पूरे फ्रांस के लिए किया जा रहा था। इसका मतलब है कि पूरे फ्रांस का मतलब है कि हम कोई भी काम करेंगे तो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करेंगे, एक किसी राजा के फायदे के लिए नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरा काम एक नेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या बनाने के लिए करेंगे। हम जो भी काम करेंगे उसमें पूरे देश का फायदा होगा, और अगर नुकसान होगा तो पूरे देश का नुकसान होगा। इसलिए हमेशा कोई काम ना करें जिससे पूरे देश का क्या हो? नुकसान। ठीक है, आई होप गाइस आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो सेंट्रल लेवल पे काम करे। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही सोचा गया था। ठीक है, एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज, जो नियम बनाता था, और नियम जो है पूरी तरह से फ्रांस के अमीर गरीब छोटे बड़े चाहे वो कहीं भी रहते हो समान रूप से यानी कि इक्वली सब पर लागू होता था। ठीक है ना? ओके, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर अबॉलिश्ड, मतलब अगर आप देश के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो इंटरनल इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो था वो खत्म कर दिया गया था। सिर्फ इंटरनेशनली मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, वेट के यूनिफॉर्म सिस्टम, मतलब नेपोलियन ने जो वेट का सिस्टम शुरू किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, उसे न सिर्फ फ्रांस ने एब्जॉर्ब किया बल्कि दूसरी कंट्री ने भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। वेट के सिस्टम को शुरू किया गया, मेजर्स को शुरू किया, एडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज एंड फ्रेंच इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। ठीक है, बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जो लोकल लैंग्वेज था उसे तो बढ़ाया गया, लेकिन फ्रांस में फ्रेंच ज्यादा बोला जाता था, तो फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज अनाउंस किया गया। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, okay, in other words,
to help other people of Europe to become nation. क्रांतिकारी जो थे यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक नेशन बनाने, फ्रांस को एक नेशन बनाने में जिन लोगों ने हेल्प किया था वो ये उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा ये मिशन होगा कि सिर्फ हम फ्रांस के लोगों को स्वतंत्रता ना दिलाएं, इंडिपेंडेंट ना दिलाएं, बल्कि यूरोप में आने वाली जितने भी कंट्री हैं सबको हम क्या करें, स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश करें। और जो भाई भतीजावाद है जो इस समय सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के केसेस चल रहे हैं, तो उसमें डेपोटिज्म एक नया वर्ड यूज हो रहा है। उस डेपोटिज्म वर्ड यहाँ भी आया। तो डेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, मतलब कि एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंट्री में लाइक इंडिया ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें अब धीरे धीरे क्या हो रही थी, बदल रही थी, ठीक है ना। अब यूरोप की दूसरी कंट्री को भी ये आस जग गई कि फ्रांस अगर इंडिपेंडेंट हो सकता है तो हम लोग इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते। ओके, व्हेन द न्यूज ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच टू डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, जब फ्रांस की ये न्यूज यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंची, तब स्टूडेंट्स, दूसरे मेंबर जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, उन्होंने नए नए जैकोबिन क्लब्स, जो हम जैकोबिन क्लब फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिस्कस कर चुके थे, वो बनाना उन्होंने क्या किया, शुरू किया। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, ठीक है। और उनकी जो एक्टिविटीज थी और कैंपेन थी वो फ्रांस की आर्मी के साथ जुड़ने लगी, जो हॉलैंड की तरफ मूव कर रही थी, बेल्जियम की तरफ मूव कर रही थी, स्विट्जरलैंड की तरफ, एंड मच ऑफ इटली इन 1790 तक वो इन देशों को आजाद कराने की कोशिश में आगे बढ़ रही थी। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स, जब ये युद्ध चल रहा था, द फ्रांस आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तब फ्रांस की जो आर्मी थी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को यूरोप की दूसरी कंट्रियों में भी ले जाने की कोशिश कर रही थी, फैलाने की कोशिश कर रही थी कि फ्रांस अगर एक इंडिपेंडेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकता है तो दूसरी कंट्री क्यों नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी थी। ओके, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट, सुना होगा आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उसने जो राज्य टेरिटरी जीता था वहां पर नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म। तब नेपोलियन ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे वहां पर भी उस रूल्स रेगुलेशन को लागू किया गया, ठीक है ना, जो फ्रांस में पहले से ही चल रहा था। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ठीक है। नेपोलियन ने चूंकि डेमोक्रेसी को हटा करके क्या लाया था, मोनार्की को वापस लाया था, तो कहीं ना कहीं उसने डेमोक्रेसी का गला घोंट दिया था। तो ये कहीं ना कहीं फ्रांस के लिए बहुत अच्छी बात नहीं थी। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. But एडमिनिस्ट्रेटिव के एरियाज में उसने बहुत काम किए थे और साथ में सिस्टम को कैसे चलाया जाता है इस बारे में भी उसने बहुत सोचा था और इसका उसे बहुत ज़्यादा आउटपुट भी मिला और सारी चीज़ें ज़्यादा रैशनल और ज़्यादा एफिशिएंट हुई। द सिविल कोड ऑफ 1804, द सिविल कोड ऑफ 1804 जो हमें ये बताता है कि द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज द कोड ऑफ द नेपोलियनिक कोड डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। और द नेपोलियनिक कोड जिसे द सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है, ये फ्रांस की सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज था। इसमें हुआ क्या था कि जो चीजें लोगों को बाय बर्थ यानी कि जन्म के साथ ही मिल जाती थी, अब वो उसकी मेरिट के आधार पर मिलेगी और ये कहीं ना कहीं नेपोलियन के द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा काम था और रहेगा, क्योंकि अब तक फ्रांस में या पूरे वर्ल्ड में, न सिर्फ यूरोप में, जो भी राइट्स थे लोगों को वो बाय बर्थ मिलते थे। तो इसको उन्होंने क्या किया, चेंज करने की कोशिश की और चेंज कर भी दिया। और इस कोड को द सिविल कोड ऑफ 1804, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड अबाउट द सिविल कोड ऑफ 1804 और हाउ कैन यू अंडरस्टैंड अबाउट the Napoleonic code, then you can write something which I have already discussed. Okay, अब इसमें ये क्या था कि कोई भी अधिकार आपको जन्म से ही नहीं दिए जा सकते। Establish equality before the law, ठीक है, नियम बनने के बाद अगर आप उस चीज के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तब वो चीजें आपको मिल सकती है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया,
सिक्योर्ड किया गया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और इस कोड को न सिर्फ फ्रांस में बल्कि नेपोलियन ने जो टेरिटरी को जीता था सब में इसको लागू किया गया। इन द डच रिपब्लिक स्विट्जरलैंड के लोगों को डच रिपब्लिक बोला जाता है। इटली और न सिर्फ जर्मनी में नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, नेपोलियन ने न सिर्फ फ्रांस में बल्कि स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में भी अपने सिविल कोड को या एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को लागू किया था। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया था। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फन, और छोटे किसानों को क्या किया था, छोटे किसानों को जमीनें प्रोवाइड की थी ताकि वो खेती वगैरह कर सके। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, शहरों में गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। ये सब कब होता है, नेपोलियन के जमाने में। पीजेंट्स, असिस्टेंट वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। पीजेंट्स थे, असिस्टेंट्स थे, वर्कर्स थे, न्यू बिजनेसमैन थे, ये सारे लोग क्या करते हैं, अपने नए अधिकार को एंजॉय करते हैं। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, standardized weight and measures and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another region. बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल के जो बिजनेसमैन थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको इस बात से बहुत खुशी हुई कि पूरे फ्रांस में एक तरह के लॉ होंगे तो हमें चीज़ें बनाने में आसानी होगी, एक तरह की करेंसी होगी तो हम चीज़ों को बेचेंगे तो हमें एक ही तरह की करेंसी होगी, एक तरह का मेजरमेंट होगा तो हमें एक रीजन से दूसरे रीजन में बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनसे उनको क्या हुआ, फायदा हुआ। हाउएवर इन द एरियाज ऑफ कॉन्कर्ड, वो एरिया जिसे नेपोलियन ने जीता था, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस टू फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड। वहां पे फ्रांस के रूल रेगुलेशन, वहां के कुछ रूल रेगुलेशन चलते थे, फ्रांस की कुछ रूल रेगुलेशन, यानी कि मिक्सअप वाला कंडीशन था। ठीक है। इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, इनिशियली शुरू में कुछ जगह जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रसेल्स, उसके शहर ब्रसेल्स, मेंज, मिलान या वर्सा, द फ्रेंच आर्मीज वेर वेलकम। यहाँ पर फ्रांस की आर्मी का स्वागत हुआ, बहुत वेलकम हुआ। क्यों? क्योंकि लोग फ्रांस की आर्मी को लिबर्टी की तरह देखते थे, स्वतंत्रता की तरह देखते थे। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इन टू हॉस्टिलिटी, लेकिन शुरू का जो सोचना था कि वो फ्रांस की आर्मी हमें स्वतंत्र करानी है, ये धीरे धीरे क्या था, अब हॉस्टिलिटी में चेंज होता चला जा रहा था। एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब जो नए तरह के अरेंजमेंट किए गए उनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलने वाले हैं। इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स को बढ़ाया गया, सेंसरशिप लाई गई, फोर्स कंस्क्रिप्शंस लाए गए, फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट, और फ्रांस ने धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों को कब्जा करना क्या किया, शुरू किया। ऑल सीम्ड टू आउटवेट एंड एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, और यह सब कुछ फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज को करने के लिए किया जा रहा था। तो चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरी तरह से क्या हुआ, खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमारे साथ बनने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Again I repeat, my YouTube channel name is Let's Crack CBSE Toppers. Then like, share and subscribe. Thank you so much my dear student. बहुत बहुत धन्यवाद आपका।